स्वागत। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जिसने कह सकते हैं लाखों लोगों के पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, बहुत मशहूर किताब है। बिल्कुल। अब ये किताब कई लोगों ने पढ़ी होगी, पर आज हम इसके जो मूल विचार है, इसका इतना जबरदस्त असर क्यों हुआ, और हाँ, कुछ आलोचनाएं भी हैं, उन्हें भी समझेंगे। और ये सब हम एक विस्तृत समीक्षा, एक रिव्यू के आधार पर कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक डिटेल्ड रिव्यू है इसका। तो हमारा मिशन है ये समझना कि इस रिव्यू के हिसाब से किताब के सबसे अहम सिद्धांत कौन से हैं, ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई, और कुछ सवाल क्यों उठते हैं इस पर। सही बात है, पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तो ये एक तरह का लैंडमार्क मानी जाती है। हाँ, और कहानी शुरू होती है दो पिताओं से, बिल्कुल अलग सोच वाले पिता, एक अमीर डैड और एक गरीब डैड। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, देखते हैं रिव्यू इन किरदारों के बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो खोलते हैं इस कहानी को। ये दो पिता। समीक्षा कहती है कि किताब की असली ताकत शायद इसी कॉन्ट्रास्ट में है। पुअर डैड, जो कियोसाकी के अपने पिता थे। जी, उनके बायोलॉजिकल फादर। हाँ, रिव्यू उन्हें देखता है पारंपरिक सोच के सिंबल के तौर पर। उच्च शिक्षित, सरकारी नौकरी वाले, जिन्हें अकादमिक सफलता और एक सुरक्षित करियर पर पूरा भरोसा था। वही सोच, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सेफ जॉब पकड़ो। बिल्कुल, ये सलाह तो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है। और फिर है रिच डैड, ये उनके दोस्त के पिता थे। रिव्यू इन्हें बिल्कुल अलग तरह से दिखाता है। कम फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की समझ वो जबरदस्त थी। हाँ, वो उद्यमी थे, निवेशक थे। उनका फलसफा एकदम उल्टा था। क्या था उनका फलसफा? पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। समीक्षा ऐसी बात पर जोर देती है कि कियोसाकी अपनी सारी फाइनेंशियल एजुकेशन का क्रेडिट इन्हीं रिच डैड को देते हैं। अच्छा। और यही आवाज है जो पूरी किताब में सुनाई देती है। जी, यही वो मेंटर वाली आवाज है। बिल्कुल। और यहीं से समीक्षा उस पॉइंट पर आती है जो शायद किताब का सेंट्रल मैसेज है। क्या है वो? कि आप कितना कमाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपकी पैसे को लेकर सोच कैसी है। हाँ। आपकी फाइनेंशियल समझ। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, वो अक्सर हमें प्रोफेशनल स्किल्स तो सिखा देता है। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर बनना सिखा देगा। लेकिन पैसा मैनेज कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन सब पर ज्यादा बात नहीं होती। और यहीं पर वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत समझ आती है। सही बात है, ये गैप तो है। और समीक्षा कहती है कि कियोसाकी जिसे वित्तीय बुद्धिमत्ता या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें सिर्फ ये जानना नहीं है कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, या टैक्स कैसे काम करते हैं, बल्कि उन कॉन्सेप्ट्स को समझकर असल जिंदगी में डिसीजन लेना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एग्जैक्टली, ये समझना कि पैसा कैसे काम करता है और उसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें। रिव्यू के मुताबिक रिच डैड का पूरा जोर इसी प्रैक्टिकल फाइनेंशियल विजडम पर था। हाँ, और ये संपत्ति बनाम देनदारी वाली बात, एसेट वर्सेस लायबिलिटी, यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ, ये किताब का बहुत कोर आइडिया है। रिव्यू का एक मुख्य पॉइंट ये है कि कियोसाकी इन शब्दों को अकाउंटिंग की भारी भरकम डेफिनेशन से निकालकर बिल्कुल सिंपल बना देते हैं आम आदमी के लिए। कैसे? क्या कहते हैं वो? बहुत सीधा। संपत्ति यानी एसेट, वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, और देनदारी यानी लायबिलिटी, वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस, है ना एकदम आसान। हाँ, सुनने में तो बहुत सरल लगता है। उदाहरण भी देती है समीक्षा, जैसे किताब कैसे निवेश को संपत्ति मानती है, स्टॉक, बॉन्ड या ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, या कोई साइड बिजनेस जिससे इनकम हो। जी, यानी जिनसे कैश फ्लो अंदर आ रहा है। हाँ, और लायबिलिटी आपका होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ऐसी चीजें जो लगातार आपसे पैसा मांगती रहती है। और रिव्यू इस पॉइंट पर खास ध्यान खींचता है कि कियोसाकी के अनुसार मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है लायबिलिटीज को एसेट समझ लेना। जैसे एक बड़ा महंगा घर या एक शानदार कार, इन्हें अक्सर लोग सफलता का पैमाना मान लेते हैं, पर असल में वो आपकी जेब खाली कर रहे होते हैं। सही कहा। समीक्षा में भी इस बात का जिक्र है कि अमीर लोग पहले इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स खरीदते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर उन एसेट्स से जो इनकम होती है, उससे वो लग्जरी की चीजें खरीदते हैं, जबकि बाकी लोग अक्सर पहले लायबिलिटीज खरीद लेते हैं और फिर उन्हें चुकाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। बिल्कुल। कियोसाकी का वो फेमस कोट, जिसे समीक्षा भी मेंशन करती है, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। ये इसी फर्क को बताता है। हालांकि समीक्षा ये भी कहती है कि यह सरलीकरण थोड़ा
कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि घर जैसी चीज की सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होती, उसकी इमोशनल और सोशल वैल्यू भी होती है। उसे सिर्फ लायबिलिटी कह देना शायद पूरी बात ना हो। ये भी सही पॉइंट है, लेकिन ये एसेट लायबिलिटी वाली जो बहस है वो सीधे उस कॉन्सेप्ट से जुड़ती है जिसे किताब रैट रेस कहती है। हाँ, चूहा दौड़। समीक्षा भी इसे काफी डिटेल में देखती है। ये वही अनथीन चक्कर है जिसकी बात हो रही थी, है ना? जी, ज्यादा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करो, फिर ज्यादा कमाओ तो खर्चे बढ़ा लो, बिल्कुल, और फिर बड़े खर्चों और शायद कर्ज के लिए और पैसा चाहिए, तो और ज्यादा मेहनत करो। हाँ, एक तरह का व्हील है, आप भाग तो रहे हैं पर पहुंच के ही नहीं रहे, बस पहिया घूम रहा है। तो इस रेस से निकलने का रास्ता क्या है किताब के हिसाब से? समीक्षा के अनुसार किताब जो रास्ता सुझाती है वो है पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय के स्रोत बनाना। पैसिव इनकम मतलब ऐसी आमदनी जिसके लिए आपको रोजाना घंटों काम करने की जरूरत ना पड़े, एक्टिवली इन्वॉल्व ना होना पड़े। जैसे आपके इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला डिविडेंड या इंटरेस्ट, या किराए पर दी गई प्रॉपर्टी से आने वाला पैसा, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपने शुरू किया था पर अब वो काफी हद तक अपने आप चलता है। अच्छा, समीक्षा मानती है कि ये आइडिया कि आपकी इनकम सिर्फ आपकी एक्टिव मेहनत पर डिपेंडेंट ना हो, किताब के सबसे पावरफुल और अपीलिंग आइडियाज में से एक है। पैसिव इनकम का विचार तो वाकई बहुत आकर्षक लगता है, और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट जो समीक्षा बताती है वो है सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। ये भी एक अलग नजरिया है। बिल्कुल, आमतौर पर तो नौकरी मतलब सैलरी ही होती है जी, लेकिन समीक्षा बताती है कि कियोसाकी का जोर इस बात पर है, खासकर करियर की शुरुआत में, कि ऐसी जॉब्स चुनो जहां आप इम्पोर्टेंट स्किल्स सीख सको। भले ही शुरू में सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस। कौन से स्किल्स की बात होती है? समीक्षा उन स्किल्स को लिस्ट करती है जिन पर किताब जोर देती है, जैसे सेल्स, बेचने की कला। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि आप कुछ भी करें, आपको अपना आइडिया, अपना प्रोडक्ट या खुद को भी बेचना आना चाहिए। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से जुड़ने के लिए। लीडरशिप क्वालिटीज, ताकि आप टीम बना सकें, मैनेज कर सकें। और सबसे जरूरी, इन्वेस्टमेंट की समझ, पैसा कैसे काम करता है, उसे कैसे बढ़ाएं। तो नौकरी को एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखना। बिल्कुल। समीक्षा कहती है किताब नौकरी को एक सीखने के मंच के तौर पर देखने को कहती है, जिसका अल्टीमेट गोल हो उन स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने एसेट्स बनाना। ये स्किल्स तो जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहीं पे रिच डैड की सलाह थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क लेने की तरफ मुड़ जाती है ना? बिल्कुल, जैसा कि समीक्षा में भी बताया गया है। सही। रिच डैड का जो दर्शन है वो एंटरप्रेन्योरशिप और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के आसपास घूमता है। कैलकुलेटेड रिस्क, हाँ, सोच समझकर लिया गया जोखिम। समीक्षा के अनुसार उनका मानना था कि सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी इनकम लिमिटेड होती है, आप सिस्टम के कंट्रोल में रहते हैं। तो वो क्या करने को कहते हैं? वो लोगों को अपना रास्ता बनाने, बिजनेस शुरू करने, इन्वेस्टर बनने के लिए इंकरेज करते हैं। अच्छा, समीक्षा ये भी नोट करती है कि किताब के अनुसार फेलियर का डर और फाइनेंशियल नॉलेज की कमी ही लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, और समीक्षा भी इस पर ध्यान दिलाती है, क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला रास्ता हर किसी के लिए है? क्या ये प्रैक्टिकल सलाह है, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल जॉब्स में है? ये बहुत वैलिड सवाल है, और समीक्षा मानती है कि ये किताब की एक मुख्य आलोचना भी है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप सुनने में अच्छा लगता है, पर इसमें अनिश्चितता और रिस्क भी बहुत है। हर कोई बिजनेस शुरू करने के लिए बना भी नहीं होता, ना ही सबके पास वो रिसोर्सेज या मौके होते हैं। हाँ, इस पर हम आलोचनाओं वाले सेक्शन में और बात कर सकते हैं। बिल्कुल। इससे पहले एक और बहुत जरूरी पहलू है माइंडसेट का, पैसे को लेकर सोच। समीक्षा इस बात को काफी गहराई से देखती है कि कैसे दोनों पिताओं की पैसे को लेकर जो बुनियादी सोच थी वही अलग थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क था। थे उनके लिए पैसा कमाना, बचाना जरूरी था, पर शायद वो उसे एक लिमिटेड रिसोर्स की तरह देखते थे। हाँ, जैसे पैसा मुश्किल से आता है, उसे संभाल कर रखो। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर समीक्षा दिखाती है कि रिच डैड पैसे को कैसे देखते थे, एक खेल की तरह, एक टूल की तरह। हाँ, एक प्रचुर संसाधन, एक एबंडेंट रिसोर्स की तरह। उनके लिए पैसा कमाना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि एक चैलेंज था जिसे सॉल्व किया जा सकता था। उनकी सोच थी, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? बिल्कुल, बजाय इसके कि मैं ये नहीं खरीद सकता। समीक्षा के मुताबिक किताब का एक बड़ा दावा यही है कि ये माइंडसेट का फर्क ही है जो अमीरी और गरीबी के बीच की असली दीवार है। मतलब अवसर हर जगह है, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। हाँ, और वो नजर और हिम्मत वो सही माइंडसेट से आती है। तो ये तो हुए किताब के कुछ कोर प्रिंसिपल्स, जैसा कि समीक्षा उन्हें देखती है। अब बात करते हैं कि समीक्षा के अनुसार इस किताब की इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी क्यों हुई, इसकी ताकतें क्या हैं? व्हाट आर इट्स स्ट्रेंथ्स?
समीक्षा कई ताकतों को पॉइंट आउट करती है। पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत है इसका कहानी कहने का तरीका, स्टोरी टेलिंग। वो दो पिताओं वाली कहानी। हाँ, उनके विचार जो इतने अलग हैं, ये इसे बहुत रिलेटेबल और पढ़ने में आसान बनाते हैं। ये कोई सूखी बोरिंग फाइनेंस बुक नहीं है। सही बात है। दूसरी ताकत जिसकी हमने बात की, ये लोगों की पैसे को लेकर जो बनी बनाई सोच है उसे चैलेंज करती है, एक माइंडसेट शिफ्ट लाने पर जोर देती है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि इसे पढ़कर उनकी आंखें खुल गईं। बिल्कुल। तीसरी ताकत है इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की सादगी और व्यवहारिकता। एसेट लायबिलिटी का फर्क, पैसिव इनकम का आइडिया, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। समीक्षा मानती है कि ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी समझ सकता है और अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बारे में सोच सकता है, चाहे वो फाइनेंस एक्सपर्ट न भी हो। अच्छा। और चौथी ताकत है इसकी मोटिवेशनल नेचर। ये लोगों को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की जिम्मेदारी लेने, डर से आगे बढ़ने और एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। समीक्षा इसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाली नहीं, बल्कि मोटिवेट करने वाली किताब मानती है। और एक पांचवी ताकत भी है जिसका जिक्र समीक्षा करती है, इसकी यूनिवर्सल अपील। हाँ, मतलब ये किसी खास देश, कल्चर या इकोनॉमिक क्लास तक लिमिटेड नहीं है। पैसा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंताएं तो दुनिया भर में कॉमन है। इसलिए इसका मैसेज ग्लोबल ऑडियंस को मिला। जी हाँ, ये कुछ मुख्य कारण है जिनकी वजह से समीक्षा के अनुसार ये किताब इतनी ज्यादा सफल हुई। लेकिन जैसा कि हर पॉपुलर चीज के साथ होता है, आलोचनाएं भी होती हैं, क्रिटिसिज्म। समीक्षा इन्हें भी देखती है। क्या है वो मुख्य आलोचना? हाँ, समीक्षा कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म पर भी बात करती है। पहली और शायद सबसे कॉमन वो है प्रैक्टिकल स्टेप्स की कमी, लैक ऑफ एक्शनेबल एडवाइस। मतलब किताब ये तो बताती है कि क्या करना चाहिए, एसेट बनाओ, इन्वेस्ट करो, बिजनेस शुरू करो, लेकिन कैसे करना है, इसकी डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कम है। अच्छा, तो ये मोटिवेट तो करती है पर रास्ता पूरा नहीं दिखाती। कुछ हद तक हाँ। पाठक अक्सर ये सोचते रह जाते हैं कि ठीक है, पर अब शुरू कहाँ से करूं? ये तो है। और क्या आलोचना है? दूसरी आलोचना है कुछ आइडियाज का रेपिटेशन, दोहराव। समीक्षा मानती है कि किताब के कुछ मुख्य संदेशों को बार बार दोहराया गया है, जिससे कुछ लोगों को ये थोड़ी खिंची हुई लग सकती है। तीसरा, रिच डैड की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठाए गए हैं। क्या वो सच में थे? हाँ, ये सवाल तो मैंने भी सुना है। क्या वो असली व्यक्ति थे या कियोसाकी ने उन्हें एक कैरेक्टर की तरह बनाया है अपनी बात कहने के लिए? जी, समीक्षा ये सवाल नोट करती है। आलोचक पूछते हैं कि अगर वो काल्पनिक हैं, तो क्या उनकी सलाह उतनी ही भरोसेमंद है? ये भी सोचने वाली बात है। और एक आलोचना जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, वो है एंटरप्रेन्योरशिप पर बहुत ज्यादा और शायद कुछ लोगों के लिए अवास्तविक जोर। हाँ, समीक्षा इस बात को गंभीरता से लेती है कि किताब अक्सर ऐसा इंप्रेशन देती है जैसे अमीर बनने का एकमात्र या सबसे अच्छा तरीका अपना बिजनेस शुरू करना ही है, जो शायद उन करोड़ों लोगों को नजरअंदाज करता है जो पारंपरिक नौकरियों में है। बिल्कुल, जो शायद सेफ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं। समीक्षा के अनुसार किताब नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। ये आलोचनाएं भी अपनी जगह वाजिब लगती हैं। तो इन ताकतों और कमजोरियों को देखते हुए समीक्षा किताब के ओवरऑल इम्पैक्ट और लेगेसी का मूल्यांकन कैसे करती है? आलोचनाओं के बावजूद समीक्षा किताब के जबरदस्त और स्थायी प्रभाव को मानती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं रही, एक ग्लोबल फिनोमेना बन गई। हाँ, 4 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, कई भाषाओं में ट्रांसलेशन, ये सब इसके स्केल को दिखाता है। समीक्षा मानती है कि इसने फाइनेंशियल लिटरेसी और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट पर एक ग्लोबल बातचीत शुरू की, जो पहले शायद उतनी मेनस्ट्रीम नहीं थी। सही। इसने अनगिनत लोगों को पहली बार इन्वेस्टमेंट, एसेट बिल्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचने पर मजबूर किया। कई सक्सेसफुल लोग आज भी इसे अपनी इंस्पिरेशन बताते हैं। और फिर जैसा हमने कहा, इसके बेस पर पूरा रिच डैड ब्रांड बन गया। और किताबें, सेमिनार, गेम्स, कोचिंग। तो समीक्षा के अनुसार पसंद करें या ना करें, पर्सनल फाइनेंस की दुनिया पर इसका असर तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा और समीक्षा के विश्लेषण के बाद अगर हमें मुख्य सबक, की टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगे? समीक्षा के विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें निकलती हैं। पहला, सिर्फ सैलरी के लिए जीने की सोच से आगे बढ़ें। जाने कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, ना कि सिर्फ आप पैसे के लिए। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन को सीरियसली लें। स्कूल शायद ना सिखाएं, पर आपको खुद सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तीसरा, एसेट और लायबिलिटी के फर्क को समझें और इनकम पैदा करने वाले एसेट बनाने पर फोकस करें। चौथा,
पैसिव इनकम के सोर्स बनाने का लक्ष्य रखें ताकि आप उस रैट रेस से बाहर निकल सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी, पांचवा, अपनी मानसिकता, अपने माइंडसेट पर काम करें। डर और सेल्फ डाउट को पीछे छोड़कर अवसरों को देखने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत जुटाएं। समीक्षा मानती है कि माइंडसेट शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए? समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि रिच डैड पुअर डैड एक परफेक्ट किताब नहीं है। नहीं, ये कोई डिटेल्ड हाउ टू इन्वेस्टमेंट गाइड है। इसकी आलोचनाएं अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये सोच बदलने वाली एक बहुत पावरफुल और मोटिवेशनल किताब है। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में पहला कदम रखने वालों के लिए ये एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। अच्छा। समीक्षा के अनुसार इसकी सबसे बड़ी ताकत है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल बनाना और लोगों को अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए इंस्पायर करना। इसे एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक की तरह देखना चाहिए, ना कि फाइनल सॉल्यूशन की तरह। तो ये थी रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड पुअर डैड पर हमारी आज की चर्चा, जो एक विस्तृत समीक्षा के नजरिए से की गई। हमने इसके मूल विचारों, असर, ताकतों और आलोचनाओं को समझने की कोशिश की। और अब अंत में एक विचार आपके सोचने के लिए। हमने बात की और समीक्षा ने भी इस पर जोर दिया कि किताब एंटरप्रेन्योरशिप पर बहुत फोकस करती है और शायद पारंपरिक नौकरी करने वालों के लिए स्ट्रैटेजीज को कम महत्व देती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये सोचने लायक है, अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिशनल जॉब या प्रोफेशन के रास्ते पर ही आगे बढ़ना चाहता है, तो रिच डैड के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे लाइबिलिटीज पर एसेट्स को प्राथमिकता देना, पैसिव इनकम के मौके ढूंढना, शायद साइड हसल या इन्वेस्टमेंट से, और लगातार सीखते रहना, उन्हें उस ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट के फ्रेमवर्क में रहते हुए भी इफेक्टिवली कैसे लागू किया जा सकता है। क्या रिच डैड की सोच सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही रेलेवेंट है? इस पर जरूर सोचिएगा।